जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस का। और आज मैं आपको चल रहा हूं समझाने भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना ये जानना हम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि भारत के संविधान को बनाने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है हमें, तब तक आप उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। आप उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार से लोग अनाज का महत्व नहीं समझते तब तक, जब तक उन्हें उसके पीछे लगने वाली मेहनत का पता नहीं होता, उसी प्रकार से हमारे देश में हमारे नवयुवकों को संविधान का महत्व पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको जब पता रहेगा तो वो कभी भी इसका उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करेंगे और वो इसकी ताकत को समझ पाएंगे कि ये कितना ताकतवर है और ये किस प्रकार से उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्पर है, उनको उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तत्पर है। ये जानेंगे आप, समझेंगे आप, तो आप अपने भविष्य को सुधारेंगे आप। तो चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूं और बताता हूं कि भारत का संविधान कैसे बना। तो आइए मेरे साथ पढ़िए और समझिए। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। यह बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था और यह संविधान सभा तब निर्वाचित हुई थी जब भारत बटा नहीं था। जब भारत बटा नहीं था तभी संविधान सभा बन गई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, अंडरलाइन कर लेना, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार तो भारत की ये जो संविधान सभा बनी थी ना, इस संविधान सभा को बनाने के लिए ब्रिटेन से कुछ लोग आए थे और उस कमेटी को क्या कहते हैं? उस कमेटी को कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं उसे? कैबिनेट मिशन। जिस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया था, पथ प्रदर्शित किया था, उसी रूपरेखा में भारत की संविधान सभा बनती है। भारत की संविधान सभा बनती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैबिनेट मिशन ने किस आधार पर संविधान सभा को बनवाया था। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपका देश उस समय 2 भागों में था। 2 भागों में। कैसे? एक भाग वो था जिस पर सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था और एक वो क्षेत्र थे जिन पर देशी रियासतों का अधिकार था। देशी रियासत मतलब राजा महाराजाओं का अधिकार था, जिन पर इनडायरेक्टली राजा महाराजाओं के थ्रू अंग्रेज शासन करते थे। मतलब तो इस तरह से तो प्रांत स्तर पर, रियासतों के स्तर पर भारत को हर 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। हर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक व्यक्ति करता था। समझ में? तो इस प्रकार से आपकी संविधान सभा का गठन होता है। इस प्रकार आपकी संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश
सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को, जिस पर डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी, उन क्षेत्रों को 292 सदस्य, उन क्षेत्रों से 292 सदस्य चुनने थे तथा देसी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, समझ में आएगा। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के निर्देशों का पालन करते हुए आपकी संविधान सभा का गठन होता है। देखो, मैंने आपको बताया भारत उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग वो था जिस पर डायरेक्टली इंग्लिश गवर्नमेंट रूल करती थी, और एक भाग वो थे जिन पर राजा महाराजाओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार राज करती थी। तो जो ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र थे उनमें से कितने प्रतिनिधि चुने गए? उनमें से 292 प्रतिनिधि चुने गए। और देसी रियासतों से कितने प्रतिनिधि चुने गए? 93 प्रतिनिधि चुने गए, जो संविधान सभा में भारत के संविधान की रूपरेखा तय करने में भूमिका निभाने वाले थे। जो संविधान सभा में भारत के संविधान के निर्माण की रूपरेखा को बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले थे। समझ में आया बात? तो कितने सदस्यों की हो गई पूरी? कितने सदस्य हो गए? 385 सदस्यों की संविधान सभा थी। कितने? 292 वो और 93 वो, है ना? तो कितना हुआ? 385। हाँ, तो आइए देखते हैं, ठीक है। संविधान सभा का स्वरूप, चलिए समझते हैं संविधान सभा का क्या स्वरूप था। संविधान सभा का क्या स्वरूप था? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। सुनना ध्यान से यहाँ, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। जो लोग पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे, अब वो भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब वो भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं है। आगे सुनना, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गए। इनमें से 26, सुनना, इनमें से तो जब पाकिस्तान के उन प्रतिनिधियों को निकाल दिया गया तो भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। कितनी? 200। लिखा हुआ है यार, सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। जब 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। ये किस संविधान सभा के सदस्य हैं? ये भारत की संविधान सभा के सदस्य। भारत की संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए? 299। ठीक है। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो जब आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284
84 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे सुनो। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। संविधान निर्माण का काम हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। प्रत्येक इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अंतर्गत संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। तो ये आप जान लीजिए कि भारत का संविधान ना, मैं मानता हूं कि भारत के संविधान को बनाने वाले लोगों का चयन जनता ने नहीं किया था, लेकिन जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया ना, उन पर जनता अटूट विश्वास करती थी। उन लोगों पर जनता अटूट विश्वास करती थी। और भारत की संविधान सभा भारत में रहने वाले हर प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था संविधान सभा में, लेकिन कांग्रेस अपने आप में, जो उस समय की कांग्रेस थी ना, वो अपने आप में बहुत सारी पार्टियों को समाये हुए थी। क्यों? क्योंकि उसमें उस समय हर विचारधारा के लोग थे, हर विचारधारा के लोग थे। और ऐसा कोई भी विषय नहीं था संविधान का जिस पर गहन चर्चा ना हुई हो, जिस पर गहन चर्चा ना हुई हो। ये बात आप जान लो। हर एक विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई, तब जाकर और सर्वसम्मति से चीजों को रखा गया संविधान में। ऐसा नहीं है कि बहुमत, जिसके पास बहुमत है वो थोप दिया गया हो, ये भी नहीं किया गया। हर काम को बहुत ही सोच समझ के साथ किया गया, हर काम। समझ में आई बात? आगे सुनो। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा ने कामकाज किस प्रकार से किया? मैंने अभी आपको बता दिया कि संविधान सभा का क्या स्वरूप था। अब मैं चल रहा हूं आपको समझाने संविधान सभा की कार्यशैली। उन लोगों ने काम कैसे किए, उनके काम करने का क्या तरीका था, वो भी जान लो। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ। हर चीज पर किसी ने, संविधान सभा में जो लोग बैठे थे ना, उन्होंने अपना हित नहीं देखा, उन्होंने राष्ट्र का हित देखा। उन्होंने राष्ट्र का हित देखा। आज उसी का कारण है कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान
71 सालों से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शब्द सुनो ना, उनके बीच में विवाद हुए, बहस हुई, लेकिन ऐसी विषयों पर नहीं जो उनको अपने पर्सनल लग रहे हो ना। उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हर काम को किया। उन्होंने राष्ट्रहित को, क्या कह रहा है यहाँ पे, संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान, क्या संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ। अपने हित को नहीं रख रहे थे वो मुख्य भूमि में, वो राष्ट्र हित को रख रहे थे, देश सबसे पहले रख रहे थे। वो हर चीज को करने से पहले देश को देख रहे थे कि अगर देश सही दिशा में जाएगा तो हमारा भविष्य भी सही दिशा में जाएगा। यही भारत और पाकिस्तान में अंतर है। पाकिस्तान की संविधान का निर्माण कुछ लोगों के हित को देख के किया गया था, लेकिन भारत के संविधान का निर्माण भारत के हित को देख के किया गया। इसीलिए भारत का संविधान 71 सालों से बेजोड़ तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समझ में आई बात? आगे सुनो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही, अंडरलाइन कर लो इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। पूरी संविधान सभा का, पूरे संविधान निर्माण का सिर्फ एक ऐसा विषय था जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इस विषय पर पूरी संविधान सभा सहमत थी। वो क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समझ में आएगा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, वोट देने के अधिकार। हमारे देश के सभी उस समय के संविधान सभा के सदस्य ये मानते थे कि बिना किसी भेदभाव के एक उम्र के बाद भारत के हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। यही एक वो ऐसा प्रस्ताव था जिस पर किसी भी प्रकार की बहस नहीं हुई, किसी भी प्रकार की बहस नहीं होती। ये बिना बहस के, ये जो प्रस्ताव होता है ये बिना बहस के पास हो जाता है। समझ नहीं बात? इसके अलावा संविधान सभा का कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिस पर बहस ना हुई हो, चर्चा ना हुई हो। समझ में आई बात? हर विषय पर चर्चा हुई, हर विषय पर, और हर विषय पर वाद विवाद हुआ, और फिर उसके बाद उसको संविधान में सम्मिलित किया गया। संविधान में सम्मिलित किया गया। समझ में आई बात? आगे सुनिए। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हित की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों के सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ
या सक्रियता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रमाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से है। ये बात जान लो कि भारत का संविधान जो निर्मित हुआ है ना, वो बहुत सारे विचारों को सुन समझ कर हुआ है और हर विचार को सुना गया है, समझा गया है। किसी ने भी स्वार्थ नहीं देखा, सबने राष्ट्र को देखा और सबने राष्ट्र के लिए काम किया। किसी ने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, किसी ने भी अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए बात नहीं की। सबने किसे ध्यान में रखते हुए बात की? देश को ध्यान में रखते हुए बात की। देश है सबसे बड़ी चीज। सबने देश की जनता के हित को, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, भारत की जनता को अपने संविधान निर्माताओं पर क्या था? अटूट विश्वास। इसीलिए तो भारत का संविधान 71 सालों से बेजोड़ तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और करता रहेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। कार्य विधि। अब कार्य करने के तरीके को जान लेते हैं कि कैसे कार्य किया गया। कार्य विधि क्या थी? ठीक है, कार्य विधि जान लेते हैं। ठीक, चलो। संविधान सभा की सामान्य कार्य विधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे थे। कितनी कमेटियां बनाई गई थी? 8 कमेटियां बनाई गई और इन 8 कमेटियों के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही लोग इन प्रमुख 8 कमेटियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं लोगों पर दारोमदार था, इन्हीं लोगों पर भारत के संविधान। और हर कमेटी में खूब बहसें हुई, तब जाकर भारत के संविधान को बनाया गया है। ये जान लो पुष्कर, एक दिन में नहीं ये बना है भारत का संविधान। भारत के संविधान को बनाने के लिए गहन चर्चा हुई है, गहन। आगे सुनो। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आम तौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आम तौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। हर बात जो हो रही थी संविधान के निर्माण में, वो सारी बातें जनता अखबारों के माध्यम से देख और सुन रही थी और वो भी अपने सुझाव दे सकते थे। समझ में आई? वो भी अपने सुझाव दे सकते थे। ये बात जान लो।
भारत के संविधान के निर्माण में वो लोग भी अपने सुझावों को दे सकते थे। समझ रहे हो? आगे सुनो। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन ने हमारे संविधान निर्माण में किस प्रकार से मदद की है। मैंने आपको बताया ही है जैसे कि भारत के संविधान को बनाने में ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का ही समय नहीं लगा है। उसके पीछे कितना समय लगा है? 150 साल, 150 साल का समय। वो 150 साल का संघर्ष है जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमें देखने को मिलता है। समझ में आई बात? वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो वो समय काल है संविधान के बनने का, इस संविधान के बनने के पीछे जो 150 साल का संघर्ष है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसने ही हमारे संविधान की ये जो रूपरेखा आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो रूपरेखा है उस 150 साल के संघर्ष में बनी है। वो 150 साल के संघर्ष में बनी है, तब जाके भारत के संविधान ने ये रूप प्राप्त किया है। अभी सुनो, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधता पूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाता। भारत में इतनी विविधता है कि अगर संविधान को बनाने से पहले कुछ सिद्धांतों पर आम सहमति नहीं होती ना, तो भारत के संविधान की जो विविधता थी ना, भारत की संविधान सभा की, वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। लेकिन वो जो 150 साल का संघर्ष था ना, वो 150 साल का जो संघर्ष था, उसने सब में क्या ला दी थी? एक रूपता ला दी। कुछ बातों पर सबको आम सबको सहमत कर दिया था कि हाँ, भारत का संविधान कुछ इसी रूप में बनना चाहिए। भारत का संविधान कुछ इसी रूप में बनना चाहिए। समझ में आई बात? इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। ये जो संविधान सभा में जो विषय रखे गए, जो सिद्धांत रखे गए, इन सिद्धांतों पर संविधान के बनने से 10 साल पहले से ही वाद विवाद हो रहा था कि जब हम अपना देश बनाएंगे तो हम अपने देश को किन मूल्यों पर चलाएंगे। ये बात पहले से ही हो रही थी। जब हम आजादी का आंदोलन कर रहे थे, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तभी हमने निर्धारित कर लिया था कि हम अपना देश जब बनाएंगे और जब हम खुद शासन चलाएंगे तो हमारे देश की नींव इन सिद्धांतों पर होगी। हमारा देश इन सिद्धांतों पर चलेगा, हमारा देश इस प्रकार से चलेगा। समझ में आई बात? इस चीज को हमने पहले ही क्यों, इस चीज को हमने आंदोलन के दौरान ही सब कुछ निर्धारित कर लिया था। समझ में आई बात? तो यही इसीलिए हमारे संविधान सभा में इतनी विविधता पूर्ण होते हुए भी हमारे संविधान को इतना प्रासंगिक बनाया कि हमारा संविधान बेहतरीन तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समझ में आई? आगे सुनिए। भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था।
इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उसका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक जननी पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। अंततः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्र आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब भर नहीं है। हमारा संविधान हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं के द्वारा किए गए वादों का क्या है? वादों का गारंटी पेपर है। गारंटी पेपर समझ में आई? हाँ, जो वादे किए गए थे आजादी के आंदोलन में, उन आजादी के आंदोलन में जो वादे हैं उनको हम लिखित रूप में कहते हैं कि हाँ, हम इसी प्रकार से देश को चलाएंगे। जो हमने कहा है हम उसी प्रकार से चलाएंगे। जो हमने आपको सपना दिखाया है हम उसी प्रकार से अपने देश का निर्माण करेंगे। समझ में आई बात? तो ये जो संविधान है ये सिर्फ थोथा पेपर नहीं है। ये हमारे राष्ट्र आंदोलन की जो हवन था ना, ये उसकी हवन सामग्री, ये हवन की वो सामग्री है। इससे हमारा देश आज चल रहा है। समझ में आई बात? आगे सुनो। संस्थागत व्यवस्थाएं संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा में शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। मैंने ये तो बात आपको कल ही समझा दी कि हमारे देश को वास्तविक रूप में चलाने का काम ये संविधान की संस्थाएं करती हैं, जिनको मैंने क्या कहा था, ये संविधान की हाथ, पैर और आंख है। हाथ, पैर और आंख है। इन्हीं से हमारा देश चल रहा है और देख रहा है। तो इनके बीच में हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही संतुलित रूप से ताकत को बांटा। ठीक है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अंततः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। ये बात जान लो। देखो, भारत के संविधान ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों में जो अच्छी बातें थी
उन्हें अपने संविधान में सम्मिलित करने से हिचकिचाए नहीं। ये कोई नकलचीपन नहीं है, इसे हम नकलचीपन नहीं कहेंगे। अगर हम किसी से कुछ देखकर सीख सके, अगर हम उसकी गलतियों से सीख सके, तो इससे बढ़िया क्या है भाई। अगर मैं उसकी गलती से सीख लूं कि ये गलती नहीं करनी, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर वो जो गलती कर रहा है, मुझे भी उसी रास्ते पर चलना है, और अगर मैं उसी की गलती से, उसकी गलती का उसी को समझ के, सीख के, पढ़ के उस गलती को समझ जाऊं और वो गलती ना करूं, तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है ना। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने यही किया। उन्होंने दुनिया के जितने भी उस समय के बेहतरीन संविधान थे, उन संविधानों को पढ़ा, समझा, देखा, जाना, और उनमें जो बेहतरीन बातें थी, जो भारत के अनुरूप थी, उन बातों को सम्मिलित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं देखा। तो भारत के संविधान ने दुनिया के किन किन संविधानों से क्या लिया है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, कि हमारे देश में जो चुनाव में जीत का फैसला है वो किस आधार पर होता है? जो प्रतिनिधि अपने प्रतिद्वंदी प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाता है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। तो हमने ये जो प्रणाली ली है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ये प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमारे देश की सरकार का स्वरूप है, संसदीय स्वरूप है, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जैसे आज जो हमारे देश की सरकार जैसे चलती है ना, ये जो देश को चलाने की जो प्रक्रिया थी, और ये हमने क्यों लिया था? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देश पर उस समय शासन किसका था? ब्रिटिश सरकार का था, है ना, ब्रिटिश सरकार का था। और ब्रिटिश सरकार ने यहां से जाने से पहले हमारे देश को उसी प्रक्रिया में ढाल दिया था, उसी प्रक्रिया में ढाल दिया था जिस प्रक्रिया से वो अपने देश को चलाते थे। तो उस प्रक्रिया को बदलना हमारे संविधान निर्माताओं को सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारी जनता उस प्रक्रिया को सीख चुकी थी और नई चीज को सीखने में समय लगता, इसीलिए, और हमारे पास समय नहीं था। हमें अपने देश को जल्दी से जल्दी जनता के शासन वाला देश बनाना था, हमें जल्दी से जल्दी जनता के शासन वाला देश बनाना था। इसलिए हमने उसी पुरानी पद्धति को जारी रखा। इसीलिए हमने जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, वो हमने ब्रिटेन से ली। ठीक है। कानून के शासन का विचार, ठीक है, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, जो हमारे देश में जो कानून का निर्माण की जो विधि है ना, ये भी हमने ब्रिटेन के ही जैसी बनाए रखी है। हमारे जैसा जिस प्रकार से ब्रिटेन में कानून बनता है, उसी प्रकार से भारत में भी कानून बनता है। ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने लिया मौलिक अधिकारों की सूची। जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। और फिर न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप ये बात जान लें कि भारत की न्यायपालिका को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलने का अधिकार है। वो अपने द्वारा लिए गए निर्णय को बदल भी सकता है। ठीक है। तो ये जो शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाली जो शक्ति है ना न्यायपालिका को, ये हमने अमेरिका के संविधान से सीखा है। ये हमने अमेरिका के संविधान, देखो सीखना गलत बात नहीं, अच्छी चीजें सीखना गलत बात नहीं। जब इंसान बुरी चीजें दूसरों से सीखता है तो उसे नकल नहीं कहा जाता। तो अच्छी चीजें सीखने को नकल कैसे मान लो भाई? और दुनिया एक दूसरे को देखकर ही सीखती है। ये तो मानव समाज का क्या है? मानव समाज की यही हकीकत है
बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी माँ के पेट से तो कुछ सीख के आता नहीं है। वो गालियां भी यही सीखता है, वो अच्छी चीजें लिखना भी यही सीखता है, पढ़ना भी यही सीखता है, बोलना भी यही सीखता है। तो सीखता कैसे? दूसरों को देख देख कर। तो आप उसे नकल कहोगे? आप उसे नकल नहीं कह सकते। अगर मैं वो चीजें आपको देखकर सीख रहा हूं लेकिन अपने अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप उसे नकल नहीं कह सकते। समझ में नहीं बात? आगे सुनो, हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है? हमने एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, ठीक है, अविष्ट शक्तियों का सिद्धांत। फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिखा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आया? अफर्मेटिव एक्शन जिन्हें कहते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।